कक्षा 10 हिंदी। मैं आर.एस. प्रसाद आज आप लोगों को अपठित गद्यांश के बारे में कराने जा रहा हूं। आज ये आपकी कक्षा 10वीं का अपठित गद्यांश जो है वो अंतिम चरण पे है। तो चलिए देखते हैं, कुछ अपठित गद्यांश में पढ़ लेते हैं क्या है। तो सबसे पहले यह है, हिंसा से मनुष्यत्व मर जाता है, यानी मनुष्यत्व मर जाता है। लाखों वर्षों में मनुष्य पशुता से मनुष्यता की ओर आया है। हम उसे फिर पशुता की ओर मोड़ना नहीं चाहते। हिंसा भी दो प्रकार की होती है। नंबर एक संगठित हिंसा, नंबर दूसरी जो है असंगठित हिंसा। संगठित हिंसा के द्वारा जब हम किसी समस्या को हल करना चाहते हैं तो उसमें यानी उनमें भी नियमों का पालन करना पड़ता है, पर असंगठित हिंसा में कोई नियम नहीं रहता है। आदमी मनुष्यता से गिरकर पशुवत व्यवहार पर उतर आया है। चलिए पहले इसका प्रश्न देखते हैं। प्रश्न का उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। पहला तो हमेशा इसमें रहता है। नंबर वह है गद्यांश का सारांश लिखिए। ये दोनों प्रश्न जरूर आते हैं बच्चों। तो देखिए क्या है उत्तर में, पहले अ का शीर्षक देख लेते हैं। शीर्षक हिंसा है और ब में सारांश देखते हैं। हिंसा करने से मनुष्यता जो है वो समाप्त हो जाती है। कई वर्ष बाद मनुष्य ने असभ्यता से सभ्यता की सीढ़ी पर पार की है। पुनः हम हिंसा करके पशु बनना नहीं चाहते। संगठित हिंसा में तो नियमों का पालन होता है, लेकिन असंगठित हिंसा में नियमों का पालन नहीं होता। मनुष्य पशु के समान व्यवहार करने लगता है। चलिए दूसरे अपठित में चलते हैं। नंबर 2 है, भारत एक स्वतंत्र राष्ट्र है। राष्ट्र के लिए यह आवश्यक नहीं कि उसमें रहने वाले एक ही जाति या एक ही संप्रदाय के हों। राष्ट्र एक राजनीतिक इकाई है। सभी संप्रदाय और सभी प्रांत राष्ट्र के अंग हैं। राष्ट्र का हित सबका सम्मिलित हित है और राष्ट्र का अहित सबके लिए घातक है। ऐसी चेतना ही राष्ट्रीयता का मूल है। राष्ट्र सबके लिए है, वह किसी जाति विशेष का नहीं है और न उसमें किसी को विशेष अधिकार प्राप्त है। सभी उसके संरक्षण और पोषण के समान अधिकारी हैं। सबके समान अधिकार और समान राष्ट्रीय कर्तव्य है। चलिए प्रश्नों पे चलते हैं। इसके क्या है, ये प्रश्न पहले अ है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये प्रश्न जरूर रहता है बच्चों उसमें। और दूसरा है, गद्यांश का लगभग 40 शब्दों में लिखिए, मतलब एक सारांश लिखना है आपको। तो चलते हैं उत्तर पे। तो शीर्षक है हमारा राष्ट्र और सारांश क्या है, राष्ट्र एक राजनीतिक इकाई है जिसका संगठन शासन की सूत्रबद्धता के लिए किया जाता है। सांप्रदायिक, जातीय अथवा सांस्कृतिक विविधता राष्ट्रीयता के मार्ग में बाधक नहीं बन सकती। राष्ट्रीयता की भावना के जन्म और विकास के लिए भावात्मक एकता आवश्यक है। यदि सभी सामूहिक लाभ के लिए कार्य करें तो राष्ट्रीयता की भावना का पोषण होगा। अगला आता है, एक और है अपठित गद्यांश। देखिए, आदर्श व्यक्ति कर्मशीलता में ही अपने जीवन की सफलता समझता है। जीवन के प्रत्येक क्षण में वह कार्यरत रहता है। विश्राम और विनोद के लिए उसके पास निश्चित समय रहता है। शेष समय राष्ट्र एवं समाज के प्रति समर्पित होता है। कर्मशील व्यक्ति हाथ पर हाथ रखकर बैठने को मृत्यु से भी बुरा समझता है। उसमें कर्म करने की लगन व उत्साह अत्यधिक मात्रा में होता है। धैर्य के बल पर वह बड़े बड़े पर्वतों को खोद कर ढा देता है। कंठ का किरण राह पर चलने में वह संतोष अनुभव करता है। वह दुख और सुख को समान समझता हुआ परिस्थितियों को अपना दास बना लेता है। चलिए प्रश्नों पर निगाह डालते हैं जरा। ये प्रश्न अ है, उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये प्रश्न हमेशा रहेगा बच्चों। और वह है गद्यांश का सारांश लिखिए। ये भी आपका दोनों ही आवश्यक प्रश्न है। तो पहले अ का देखते हैं। शीर्षक है व्यक्ति और कर्म, और दूसरा सारांश लेते हैं। निरंतर कर्म करते रहना ही जीवन की सफलता है। कर्मशील व्यक्ति हमेशा व्यस्त रहता है। उसमें काम करने की लगन और उत्साह होता है। धैर्य रखकर वह कठिन से कठिन कार्य कर लेता है। दुर्गम रास्तों पर चलकर उसे संतोष मिलता है। वह सुख दुख को समान मानता है तथा परिस्थितियों को अपने अधीन बना लेता है। चलिए अगले अपडेट पे चलते हैं। चौथे नंबर का ये,
स्वस्थ शरीर के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम दो प्रकार का होता है, मानसिक और शारीरिक। पढ़ना, लिखना, मनन, चिंतन मानसिक व्यायाम के अंग हैं। घूमना, कसरत करना आदि शारीरिक व्यायाम कहलाता है। मानसिक व्यायाम के पश्चात शरीर को विश्राम देना चाहिए। इसके साथ यह भी सत्य है कि मानसिक और बौद्धिक व्यायाम में स्फूर्ति के लिए शारीरिक व्यायाम भी आवश्यक है। जो लोग शारीरिक व्यायाम को अपने जीवन का लक्ष्य बना लेते हैं, उनके लिए व्यायाम का क्षेत्र अलग है। ऐसे लोगों के लिए यह व्यायाम आगे चलकर पहलवानी का उद्देश्य बन जाता है। चलिए प्रश्नों पे निगाह डालते हैं बच्चों। पहले प्रश्न आ है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। नंबर ब है, गद्यांश का सारांश लिखिए। और नंबर स है, व्यायाम कितने प्रकार का होता है, उनके नाम बताइए। उत्तर है ये नंबर अ का है। ये शीर्षक जो है व्यायाम का महत्व है। और सारांश की बात कर लेते हैं। जीवन में स्वस्थ रहने के लिए व्यायाम आवश्यक है। व्यायाम के दो प्रकार हैं, नंबर एक शारीरिक व्यायाम, नंबर दो मानसिक व्यायाम। घूमना फिरना, कसरत करना शारीरिक व्यायाम है तथा मनन चिंतन करना, पढ़ना लिखना आदि मानसिक व्यायाम। मानसिक व्यायाम से थकान अधिक बढ़ जाती है और शरीर को आराम की आवश्यकता महसूस होती है। शारीरिक व्यायाम को जीवन का लक्ष्य मानने वाला पहलवान बनते हैं, और इससे मानने वाले पहलवान बनते हैं। स की बात करो, व्यायाम दो प्रकार के होते हैं। नंबर एक है शारीरिक व्यायाम और नंबर दो है मानसिक व्यायाम। अगले अपठित में चलते हैं बच्चों। भारतवर्ष में प्रत्येक संप्रदाय के लोग अपने अपने धर्म और अपनी अपनी संस्कृति के अनुकूल जीवन यापन करने में स्वतंत्र हैं। राष्ट्र किसी धर्म और संस्कृति में बाधक नहीं है और न एक संप्रदाय को दूसरे संप्रदाय के धर्म और संस्कृति में बाधक होना चाहिए। धर्म एकता का द्योतक है, उसे पार्थक्य का साधन नहीं बनना चाहिए। जो दूसरों से अपने धर्म का आदर चाहता है, उसे दूसरों के धर्म का आदर करना चाहिए। सब धर्म मूल में एक है, सभी धर्म परस्पर सद्व्यवहार सिखाते हैं, अतः सांप्रदायिक सद्भाव बनाए रखने के में ही सबका हित है। थोड़ा प्रश्नों पे निगाह डालते हैं, इसमें क्या क्या प्रश्न। पहला प्रश्न आ है, उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। शीर्षक तो लिखने को जरूर आएगा बच्चों। नंबर ब है, गद्यांश का लगभग 40 शब्दों में सारांश लिखिए। तो पहले उत्तर की बात कर लेते हैं। और शीर्षक है, धर्म एकता का साधन है। और नंबर ब सारांश पे देखते हैं जरा क्या है। भारत विविधताओं का देश है, यहाँ अनेक जातियों, धर्मों और मान्यताओं के लोग निवास करते हैं, अतः धर्म तत्वतः एक है। सभी धर्मों के मूल सिद्धांत समान है। धर्म एकता की शिक्षा देता है, हमारे अज्ञानांधकार को दूर कर प्रेम का दीपक अवलोकित करता है तथा मनुष्य को सद्व्यवहार सिखाता है। चलिए अगला और देखते हैं। छठे नंबर का है ये हमारा अपठित गद्यांश। तो कला का कभी विभाजन नहीं हो सकता, फिर भी अभिव्यक्ति और अनुभूति की दृष्टि से कला के दो स्थूल रूप हैं, उपयोगी कला और ललित कला। उपयोगी कला हमारे व्यवहारिक जीवन की आवश्यकता को पूरा करती है। सुनार, कुम्हार, लोहार आदि इसी श्रेणी में आते हैं। ललित कला के द्वारा हमारे हृदय को आनंद प्राप्त होता है। यह आनंद हमें श्रवणेंद्रियों और नेत्रेंद्रियों द्वारा प्राप्त होता है। ललित कलाएं 5 हैं, वस्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और काव्य कला। संगीत और काव्य का आनंद श्रवणेंद्रिय से लिया जाता है। चलिए इनके प्रश्नों पर भी निगाह डालते हैं बच्चों। क्या है प्रश्न इसमें। तो पहले प्रश्न है, आप उपर्युक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। ये तो आना ही होता है बच्चों हमेशा। नंबर ब, गद्यांश का सारांश लिखिए। ये भी बहुत पूछा जाता है बच्चों। नंबर स, कला के स्थूल रूप कौन कौन से हैं, उनके नाम बताएं। नंबर द है, ललित कलाएं कौन कौन सी हैं। नंबर य है, आनंद हमें कैसे प्राप्त होता है। नंबर र है, हमारे हृदय को आनंद कैसे प्राप्त होता है। तो चलिए देखते हैं इनके उत्तरों की तरफ। तो ये उत्तर है बच्चों। नंबर एक शीर्षक है कला, और सारांश की बात कर लें। कला विभाजित नहीं की जा सकती, परंतु अभिव्यक्ति और सहानुभूति के आधार पर कला दो प्रकार की होती है। सुनार, लोहार और कुम्हार जो कार्य करते हैं वह उपयोगी कला है, परंतु जो हमारे हृदय को आनंद पहुंचाती है वह ललित कला है। ललित कलाओं को सुनकर और देखकर आनंद लिया जाता है। ये कलाएं 5 प्रकार की होती हैं।
वास्तुकला, मूर्तिकला, चित्रकला, संगीत और काव्य कला। स्व की बात कर लेते हैं उत्तर में। तो कला के दो स्थूल रूप होते हैं, नंबर एक उपयोगी कला, नंबर दो ललित कला। ग की बात कर लें उत्तर की, ललित कलाएं 5 प्रकार की होती हैं, नंबर एक वस्तुकला, नंबर दो मूर्तिकला, नंबर तीन चित्रकला, नंबर चार संगीत और नंबर 5 काव्य कला। यह का उत्तर देखते हैं। हमें अपने श्रवणेंद्रियों एवं नेत्रेंद्रिय के द्वारा आनंद की प्राप्ति होती है, और नंबर ग है, हमारे हृदय को ललित कला के द्वारा आनंद प्राप्त होता है। चलिए अगला नंबर है हमारा 7वां अपठित गद्यांश के लिए। तो शिक्षा का उद्देश्य मनुष्य बनाना है, उसमें आत्मनिर्भरता की भावना भरना है तथा देशवासियों का चरित्र निर्माण करना होता है, परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली से इस प्रकार का कोई लाभ नहीं हो रहा है। इसे उदर पूर्ति का साधन मात्र कह सकते हैं, परंतु यह भी पूर्णतया नहीं, क्योंकि अब भी प्रतिवर्ष विद्यालयों में हजारों नवयुवक डिग्री प्राप्त करके निकलते हैं और उन्हें नौकरी नहीं मिल पाती। इस कारण बेकारी दिनों दिन बढ़ती जा रही है। प्रश्न है इसका, देखो आ है उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए, और वह है गद्यांश का सारांश लगभग 30 शब्दों में लिखिए। तो ये नपा-तुला ही रहता है बच्चों इसमें। तो आगे बढ़ते हैं जरा इसके उत्तरों की तरफ। तो ये उत्तर है आपका, पहले तो शीर्षक है, ये है दोषपूर्ण शिक्षा प्रणाली, और सारांश की बात भी कर लेते हैं। शिक्षा का उद्देश्य आत्मनिर्भर बनाना और चरित्र निर्माण है, परंतु वर्तमान शिक्षा प्रणाली बहुत ही दोषपूर्ण है। यह उदर पूर्ति का अधूरा साधन है, क्योंकि दिनों दिन बेकारी बढ़ रही है। अगला हमारा है नंबर 8 पे अपठित गद्यांश दे रहे हैं। तो राष्ट्रीय जीवन में श्रम की महत्वपूर्ण भूमिका होती है। भारत का इतिहास इस बात का साक्षी है कि जब जब हम श्रम से दूर भागकर विलासिता के कीचड़ में फंसे हैं, तब तब हमें शत्रु ने दास्ता में जकड़ा है। परिश्रम न करने के कारण ही भारत जैसे विशाल देश पर सदियों तक विदेशियों की सत्ता बनी रही। जब भारत निकम्मेपन की नींद से जागा, तभी इतने श्रम के हथौड़े से दास्ता की जंजीरों को तुरंत तोड़ डाला। जिस समाज और राष्ट्र में परिश्रमी लोग रहते हैं, उसका कल्याण निश्चित है। राष्ट्र व समाज के निर्माण में श्रम का महान महत्व है। चलिए इनके प्रश्नों पे निगाह डालते हैं जरा। ये पहला प्रश्न है, इसमें उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक दीजिए। वह है गद्यांश का सारांश लिखिए, और उत्तर की बात करते हैं इसमें। पहले और शीर्षक देख लो, श्रम की महत्ता, और वह सारांश इसका, राष्ट्रीय जीवन में श्रम का बड़ा महत्व है। श्रम से दूर भागकर जब भी भारतीय विलासिता में डूबे, तभी दास्ता में जकड़े गए, फिर श्रम के हथौड़े से ही दास्ता की जंजीरों को काटा गया। राष्ट्र व समाज के निर्माण में श्रम का अत्यधिक महत्व। चलिए आगे चलते हैं, नंबर 9 पे आ गया हूं मैं। अपठित गद्यांश इसका लेते हैं। मन के सशक्त होने पर शरीर में शक्ति व स्फूर्ति आती है। यदि मन दुर्बल है तो शरीर निष्क्रिय रहेगा। यह संसार शक्तिशाली का है, शक्तिहीन का इस संसार में कोई ठौर ठिकाना नहीं है। कायर व्यक्ति मृत्यु से पहले ही अनेक बार मरता है। कायरता का संबंध मन से है। कायरता का दूसरा नाम ही मन की हार है। परिणामतः मन की हार अत्यंत भयंकर है। मनुष्य भाग्य का निर्माता है, पर कायर पुरुष नहीं। प्रश्न देखिए, नंबर 1 उपयुक्त गद्यांश का उचित शीर्षक लिखिए। ये तो बहुत जरूरी होता है। नंबर 2 उपयुक्त गद्यांश का सारांश, ये दोनों ही अवश्य आते हैं। चलिए देखते हैं उत्तर। पहले आप शीर्षक की बात कर लेते हैं। मन के हारे हार है, मन के जीते जीत। चलिए नंबर वह है, सारांश की बात कर लो। शक्तिशाली मन से ही शरीर भी शक्तिशाली होता है। यह संसार भी इन्हीं का है, इन्हीं को ही भाग्य निर्माता कहा गया है। मानसिक रूप से दुर्बल कायर मनुष्य का संसार में कोई आश्रय नहीं होता। यह जीते जी मरे हुए समान सर्वथा असफल होता है। अगले गद्यांश की तरफ बढ़ते हैं। इधर मैंने ख्याल किया कि यदि फायर किया तो बाघ गिरते हुए भी आक्रमण करेगा, और यदि वह मेरे खून को न भी पा सके तो वह नीचे खड्डे में तो गिरा ही देगा। खड्डे में 1 मील नीचे गिरने पर मेरे अंत का तो पता भी नहीं कोई न देगा। इसलिए घोड़ा चढ़ाए खड़ा था कि पहले मैं आक्रमण न करूं। यदि बाघ मुझ पर झपटा तो फायर
करूंगा और आत्मरक्षा के लिए जो बन पड़ेगा करूंगा। 1 मिनट तक हम दोनों डटे रहे। बाघ गुर्रा रहा था, उसकी आंखों से ज्वाला सी निकल रही थी। मैंने न फायर किया और न उसने आक्रमण। यह 1 मिनट युग के समान था। अंत में बाघ एकदम मुड़कर भागा। जो ही वह मुड़ा मैं समझा कि बस मेरे ऊपर आया। बंदूक दाग ही तो दी बंदूक दाग ही तो दी। चलिए आगे क्या हुआ। जंगल गूंज गया। गोली बाघ के पेट में लगी। मैंने बाघ को गिरते देखा। बंदूक छोड़ मैं नीचे को दौड़ा। गिर कर लुढ़कने लगा। जिस बात का डर था वही हुआ। खड़क की ओर मैं फुटबॉल की भांति लुढ़कने लगा। चलिए देखिए प्रश्न है इसमें नंबर अब। लेखक ने पहले आक्रमण न करने का फैसला क्यों किया। दूसरा है लेखक को 1 मिनट एक युग के समान क्यों लगा। नंबर स जब लेखक ने बंदूक दागी तो क्या हुआ। और नंबर द उपरोक्त गद्यांश का उपयुक्त शीर्षक दीजिए। चलिए उत्तरों की तरफ बढ़ते हैं बच्चों। पहले का उत्तर ले रहे हैं। लेखक ने पहले आक्रमण न करने का फैसला लिया क्योंकि पहले आक्रमण करने से बाघ गिरते हुए भी आक्रमण करेगा और यदि आक्रमण न कर सका तो नीचे खड्डक में गिरा देगा। वह लेखक के सामने जब बाघ आया तो वह गुर्रा रहा था, उसकी आंखों से ज्वाला से निकल रही थी। 1 मिनट दोनों एक दूसरे के सामने डटे रहे। उस समय लेखक को 1 मिनट एक युग के समान लगा। जब लेखक ने बंदूक दागी तब जंगल गूंज गया। और शीर्षक है बच्चों बाघ से सामना। चलिए अगला नंबर है 11वां। इसमें हम देखते हैं ये भी अपने गद्यांश है और प्रश्न दिए हुए हैं नीचे की तरफ। इसी के साथ अपठित गद्यांश का ये भाग 1 समाप्त हो रहा है। अगले भाग में मैं फिर मिलता हूँ। और नीचे ये एक बटन दिया हुआ है लखन सब्सक्राइब का, इसको जरूर दबा के सब्सक्राइब करें। और यदि अच्छा लगा हो वीडियो तो लाइक करें। कमेंट सेक्शन में कमेंट्स भी जरूर करें आप लोग। और ज्यादा से ज्यादा बच्चों को शेयर करें जिससे ज्यादा बच्चों को फायदा हो सके। और ये नीचे बेल आइकन दिखाई दे रहा है, इस बेल आइकन को भी दबा लें जिससे मैं नया वीडियो डालूं तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को तुरंत मिल सके। और मेरे चैनल को देखने के लिए आप लोगों का बहुत बहुत आभार और बहुत ज्यादा थैंक्स आप लोगों का। इसी के साथ मैं RS प्रसाद सर आज का वीडियो यहीं समाप्त करता हूं। मिलता हूं फिर से नई वीडियो में अपना नई उमंग के साथ। थैंक यू। हैव अ नाइस डे।